हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप उस वीडियो को देखें, उसके साथ अपनी एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाएं और आगामी 2021 यूपीएससी सीएससी के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की वीडियो के बारे में अगर बात करें, ये टर्म्स हम बहुत बार न्यूज़पेपर में देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सीज फर्दर स्लो डाउन इन ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू मीट 5 times this fiscal. RBI cuts repo rate by 75 bps. What is this monetary policy committee? MPC है क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में जिसको मौद्रिक नीति समिति भी बोला जाता है। कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के बाद वीडियो के एंड में एमसीक्यूज भी हैं। आशा करता हूँ आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। जब ये कंसेप्ट्स आप समझ जाएंगे तभी आप उन एमसीक्यूज को सही कर पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट को स्मार्ट स्टडी करना अनिवार्य हो जाता है। जब भी कोई भी कमिटीज हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली कमेटी का हिस्ट्री क्या रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूट कैसे करी गई और उसका कंपोजिशन, यही कुछ चीजें हमें कोई भी कमेटी याद करते टाइम समझनी चाहिए। डिटेल में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए आज फोकस करते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी ऑन एमसीपी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसके 3 हैं। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इन्फ्लेशन। अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर आता है। कोशिश एमसीपी की हमेशा ये रहती है कि प्राइसेस ऊट पटांग तरीके से ना बढ़े या कम हो। देश में महंगाई की दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस स्टेबिलिटी पे आएगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन चेंज होगा उसी तरीके से प्राइसेस भी चेंज होंगी। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यही रहता है कि वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स इस तरीके से डिफाइन करे कि प्राइस स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। उसके साथ सेकंड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। अब ये भी ध्यान में रखना है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी को इस तरीके से कंट्रोल ना करें, इन्फ्लेशन को इस तरीके से बाउंड ना करें कि हमारे इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पे उसका इंपैक्ट आए। ग्रोथ रेट पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ रेट पे हार्मफुल इंपैक्ट ना आए। ग्रोथ रेट बरकरार रहना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हो सके जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है उसके अलोंग ही रहे। इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन की टारगेट लिमिट डिफाइन की जाती है उसके अलोंग डेविएशंस भी डिफाइन किए जाते हैं, प्लस एंड माइनस, की इतने लिमिट तक ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमने समझे प्राइस स्टेबिलिटी। सेकंड इज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को इस तरीके से बाउंड ना किया जाए कि ग्रोथ रेट पे ज्यादा इंपैक्ट आए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का इज टू फिक्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट दोस्तों क्या होते हैं? हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ा है। इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपको जब भी समझ आएगा जब आपके इकोनॉमी के बेसिक्स की कंसेप्ट क्लैरिटी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ रेट के अलावा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934। आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिसी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत है, तो हाँ बिल्कुल है। Hence it is clear that monetary policy committee is constituted by the central government and it is as per amended RBI Act 1934 section 45ZB। बेसिकली देखा जाए यहाँ से हम लोग एक चीज समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना एंड इट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ आरबीआई। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और आरबीआई के ऑथराइज्ड एम्बिट के अंडर आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई को पावर देता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। लास्ट स्लाइड में हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट में एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना। एमपीसी डिसाइड्स ऑन डिफरेंट पॉलिसी रेट्स सच एज एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेटेड लिमिट्स के अंडर बाउंड करके रखती है। इसके अलावा क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर महीने मिलती है? साल में कितनी बार मिलती है? जो प्री डिफाइंड टाइम है वो है 4 बार, लेकिन 2021 के लिए it is scheduled to meet for 5 times because of COVID-19। COVID-19 की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेने होंगे। इसी रीजन की वजह से शेड्यूल्ड 4 बार मिलने की बजाय 2021 में ये 5 बार मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज शेड्यूल्ड टू मीट फॉर 5 times इन फिस्कल ईयर 2021। इसके अलावा आरबीआई का जो कोर फोकस रहता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना या नीचे रखना, ज्यादा है तो कम करना और उसको सस्टेनेबल लिमिट के अंदर, टारगेटेड लिमिट के अंदर डिफाइन करके रखना। वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिकल ग्रोथ को सस्टेन करके रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है टू फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री।
आरबीआई अपना काम कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रख रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेगा, सस्टेनेबल लिमिट के अंदर रखेगा। वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कंट्री की आर्थिक वृद्धि यानी कि जीडीपी ग्रोथ को बरकरार बनाए रखने का। नाउ वी विल फोकस अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कितने मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपोजिशन की बात की जाए तो टोटल 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं और ये इक्वली डिवाइडेड होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड में एंड मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई में। इसका मतलब 6 में से 3 तो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड जिनको गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करता है और बचे कुछ 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। अब जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं विच आर 3 इन नंबर, दे आर सेलेक्टेड बाय अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी विच इज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। ये पॉइंट आप याद रखिए, जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन करती है एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी और वो कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ पे बहुत ही आसानी से एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जब भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स ये कमेटी अपॉइंट करेगी या नॉमिनेट करेगी, वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा इन 3 पर्सनल को, तो ये तीनों के तीनों इकोनॉमी के क्षेत्र में काफी जाने माने नाम होने चाहिए। इनको सेलेक्ट करेगी एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी दैट इज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी और ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होने चाहिए, ये इकोनॉमी के क्षेत्र में डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी होने चाहिए। उसके अलावा 3 मेंबर्स यहाँ पे हमने देख लिए किस तरीके से नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। बचे कुछ 3 मेंबर होंगे आरबीआई से, ठीक है। ये तीनों के तीनों होंगे एक्स ऑफिशियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है। पहला मेंबर है यहाँ पे गवर्नर ऑफ आरबीआई, दूसरा है डेप्यूटी गवर्नर। आप मेरे को ये बताइए कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 3 जो मेंबर आरबीआई में से रहेंगे उसमें से एक होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेकंड है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई और थर्ड मेंबर रहेगा कोई एक ऑफिसर, वो भी आरबीआई से नियुक्त किया जाएगा और ये ऑफिसर नॉमिनेट करेगा सेंट्रल बोर्ड। जो 3 मेंबर आरबीआई में से रहेंगे उसमें से जो थर्ड मेंबर गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर के अलावा है वो एक ऑफिसर रहेगा और उस ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। कंपोजिशन की बात की जाए 6 मेंबर होते हैं इक्वली डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एंड मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई। 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और बचे कुछ 3 को आरबीआई में से लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इकोनॉमी के फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी होना उनका एक क्राइटेरिया है। वहां से सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इन 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी और जो मेंबर्स होंगे आरबीआई से, पहला होगा गवर्नर आरबीआई, दूसरा है डेप्यूटी गवर्नर एंड थर्ड वन विल बी वन ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई जो कि नॉमिनेट करेगा सेंट्रल बोर्ड और ये तीनों के तीनों एक्स ऑफिशियो रहेंगे। आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट जहाँ पे बहुत ही आसानी से एक बार फिर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जितने भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जो कि 3 इन नंबर है, दे ऑल आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। इनका टेन्योर जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और जब टेन्योर की बात की जाती है तो रीअपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स 4 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनका टेन्योर खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, वो कभी भी रीअपॉइंट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इन्फ्लेशन को किस तरीके से वो बाउंड करने की कोशिश करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन कौन करता है और कितने समय के लिए करता है। दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई अकेले नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन करता है 5 साल के लिए। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन करेगा वो मिनिमम अगले 5 साल के लिए करेगा। अभी जो टेन्योर चल रहा है वो 2016 से 2021 की विंडो का टेन्योर चल रहा है। 2016 में लास्ट इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यहाँ पे आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय आरबीआई, वहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इन्फ्लेशन टारगेट इज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। टारगेट डिफाइन किए जाते हैं 5 साल के लिए। करंटली जो विंडो चल रही है 2016 से 2021 तक। जब 2016 से 2021 तक इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन किया गया था तो वो था 4%। जब भी इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन किया जाता है तो उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी डिफाइन किया जाता है, मतलब 4% से कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर आ सकता है। तो 4% इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन करने के बाद +-2% इसकी लोअर एंड अपर टारगेट बाउंड डिफाइन किया गया था, मतलब 4-2 2%, 4+2 6%। तो ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट है नीचे और ऊपर की, जहाँ पे इन्फ्लेशन एज अ नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है। 4% का इन्फ्लेशन टारगेट हमने देखा, उसकी लोअर एंड अपर लिमिट भी हमने देखी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिफाइन करी थी। अगर इन्फ्लेशन इस लिमिट के बियॉन्ड या नीचे जाता है और वो 3 सक्सेसिव क्वार्टर तक, मतलब Q1, Q2, Q3, 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक ये लिमिट ब्रीच करता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है इस लिमिट से, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर।
फेलियर। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी हमने 2016 से 2021 में बनाई है वो मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर गई। इसका क्राइटेरिया क्या है? 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इन शॉर्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक जो भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करी है उस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन टारगेट अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ब्रीच करता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर कहलाता है। आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और लिखित में आरबीआई देगा रीजंस ये ऐसा क्यों रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। इन्फ्लेशन टारगेट कौन डिफाइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। दोस्तों मैं ये चीज बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज नॉर्मल नहीं है। आए दिन हम ये चीज नहीं पढ़ते, एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो ये चीजें बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको बार बार बताई जाए ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट इज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिफाइन करता है टारगेट को? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट डज दिस इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एंड व्हेन दिस इन्फ्लेशन टारगेट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लास्ट बार जब इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन किया गया था वो था 2016 और जो वैलिड था 2021 तक। टारगेट डिफाइन किया 4%, अपर एंड लोअर लिमिट 2%। इस लिमिट को अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशन ब्रीच करता है तो उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देखें। लिक्विडिटी अगर बढ़ती है मार्केट में, अगर पैसा ज्यादा होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ता है। कैसे? लिक्विडिटी ज्यादा रहती है मार्केट में, लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है, लोगों को चीजें खरीदने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, दे स्पेंड मोर, वो खर्चा ज्यादा करते हैं। जब खर्चा ज्यादा करते हैं मार्केट में पैसा ज्यादा घूमता है, बाय एंड सेलिंग ज्यादा होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जा रही है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की। उस पॉइंट पे लिक्विडिटी मार्केट की कम की जाती है। वो कौन करता है? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। लिक्विडिटी कम होगा, लोग लोन्स कम लेंगे, डेट कम लिया जाएगा, लोग खर्चा कम करेंगे, जिससे प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगी और ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये एक जनरल फैक्ट था, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता था आप लोगों तक शेयर करूं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि हमेशा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एग्जिस्ट करती थी और ये सारे फीचर्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही किए जाते थे। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। पहले होती थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसको शॉर्ट में टीएसी बोले जाते थे। वहां पे आरबीआई गवर्नर और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे। इंटरेस्ट रेट्स भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बजाय टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इन शॉर्ट टीएसी और आरबीआई गवर्नर मिलके फाइनलाइज किया करते थे। पहले टीएसी वाज ओनली एडवाइजरी इन नेचर। उसका फंक्शन, जो भी एडवाइस टीएसी देगी, जरूरी नहीं था कि वो एडवाइस मानी जाए, बाइंडिंग नहीं होती थी उसकी एडवाइस, क्योंकि वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। उसके अलावा आरबीआई गवर्नर एक वीटो पावर एंजॉय करते थे इंटरेस्ट रेट को सेट करने के लिए। इसका मतलब जो भी एडवाइस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देगी वो बाइंडिंग नहीं होती थी और आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी और वो अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर सकते थे। हालांकि आज की डेट में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कोई भी डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वीटो पावर के तहत नहीं लिया जाता। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किसी भी मेंबर के पास वीटो पावर नहीं है। जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वो वोट करेंगे और यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो है उसके पास सेकंड एंड कास्टिंग वोट होता है। इसका मतलब कोई जब भी वोटिंग हुई और वो टाई हो गया तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए आरबीआई गवर्नर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। तो जैसा कि हमने देखा, जो प्रीवियसली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आने से पहले आरबीआई गवर्नर वीटो पावर एंजॉय करता था, अब वो वीटो पावर आरबीआई गवर्नर के पास नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो एक डिस्कशन के बाद, अगर कंसेंसस नहीं बनता तो वोटिंग होगी, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वो वोट करेंगे, अगर टाई होगा तो कास्टिंग वोट आरबीआई गवर्नर का वोट डिसाइड करेगा कि फाइनल डिसीजन क्या रहेगा। सारे कंसेप्ट डिटेल में समझने के बाद मैं आशा करता हूँ आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड and solve some MCQs which are important from the exam point of view. दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन, which of the following statements is or are correct regarding MPC? स्टेटमेंट रीड करते हैं। आरबीआई गवर्नर हैज द वीटो पावर इन डिसीजन मेकिंग ऑफ एमपीसी। ये हमने देखा था जस्ट लास्ट स्लाइड में, हमने ये पढ़ा। अब वीटो पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रीवियसली जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं थी तब आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर थी। तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अब 1 हटाने के बाद हम क्या क्या हटा सकते हैं ऑप्शंस में से, ये देखते हैं। 1 ऑप्शन गलत है तो ये गलत, ये गलत। सेकंड ऑप्शन, इट कंप्राइजेस ऑफ 6 मेंबर्स। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमने देखा था 2 तरीके से डिवाइड करते थे, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एंड आरबीआई गवर्नर्स। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। आउट ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स 2 हैव टू बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑल्दो हम आंसर तक पहुंच चुके हैं बट ये स्टेटमेंट फिर से हमने देखा और ये कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनमें से 2 को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स था वो सारे के सारे डिस्टिंग्विश्ड पर्सनल है इकोनॉमी के क्षेत्र में और एक मैंडेटरी कंडीशन
कंडीशन थी कि उनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी नहीं होगा। ऑल्दो हम आंसर तक पहुंच गए थे, बट तीनों स्टेटमेंट पढ़ना प्रैक्टिस के टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, सही ऑप्शन इज C2 ओनली। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्लैरिटी अगर हम लेते हैं उसके बाद MCQs बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCP अंडर RBI? ऑप्शंस रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट फिक्सेस द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट नीडेड टू कंटेन इन्फ्लेशन एज पर द डिफाइंड लेवल्स। मतलब क्या MCP ऐसे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स डिफाइन करता है जिससे इन्फ्लेशन कंटेन किया जाए? हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF एटसेट्रा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिफाइन करता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इट एडवाइजेस यूनियन गवर्नमेंट ऑन फिक्सिंग शुगर केन प्राइसेस। तो दोस्तों हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन अभी तक एक बार भी शुगर केन प्राइसेस का जिक्र नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत। आप मेरे को जरूर बताइए कि शुगर केन प्राइसेस रिकमेंड कौन करती है और फाइनली फिक्स कौन करती है, ना डिक्लेयर कौन करती है। मेरे को स्टडी करिए, सर्च करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थर्ड ऑप्शन, इट फिक्सेस इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 years आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस का कुछ लेना देना नहीं। टारगेट फिक्स करता है इन्फ्लेशन 3 साल के लिए नहीं। पहली बात तो इन्फ्लेशन जब भी फिक्स किया जाता है वो मिनिमम 5 साल के लिए किया जाता है। 2016 से 2021 तक ऑलरेडी करंट टेन्योर चल रहा है। और MPC कभी भी इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स नहीं करता। हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दिया था इस पॉइंट पे। इन्फ्लेशन टारगेट डिफाइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 भी गलत है। तो सेकंड और थर्ड गलत, 1 ओनली करेक्ट ऑप्शन इज A, 1 ओनली। ठीक है तो दोस्तों, इसी तरीके से आने वाली सीरीज में हम और भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे। मीनवाइल यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड कीप वाचिंग ऑल आवर वीडियोस। NCERT की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ज्योग्राफी एंड साइंस की NCERT की डिटेल्ड वीडियोस विद सॉल्व्ड क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वीडियोस हम लोग आप तक लेके आते रहेंगे। सिंपल क्लासेस की तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। थैंक यू।